सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63 पर दायर रेफरेंस की समाअत। अटॉर्नी जनरल आज दलाइल मुकम्मल करेंगे। जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के तीसरे इजलास और ट्राइका प्लस इजलास में शरीक होंगे। रूस, ईरान, वज़ीर ख़ारजा समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूंगा, वज़ीर ख़ारजा। माहौलियात के अहम महाज पर पाकिस्तान का कायदाना किरदार। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मुझे अपनी टीम पर फख्र है। तारीख के इस मोड़ पर इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज। पहला मैच आज लाहौर में खेला जा रहा है। मुकाबला दिन 3 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई कर दी गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम जून में पाकिस्तान आएगी। 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। मैचेस दिसंबर 2021 में वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान का हिस्सा थे। मैचेस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। मुस्लिम लीग काफ का वज़ीर आज़म इमरान खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द करने का फैसला। उस्मान गुज़दार ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वज़ीर आज़म से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में तमाम मामलात तय पा गए। हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ राबते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वफ़द की MQM की क़यादत से मुलाकात। MQM से अच्छी बातचीत हुई। मुस्तक़बिल में हम मिलकर चलेंगे, वज़ीर ख़ारजा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 18 अजला में मैदान सज गया। जिला औरकज़ई में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। इलाके में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात 31 मार्च को होंगे। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोला बारूद बरामद। इलाका मकीनों का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। भारतीय रियासत कर्नाटक में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात का आगाज। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को इम्तहान में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। मुस्लिम तालिबात का बाइकॉट। बेंगलोर के इम्तहानी मरकज की एक मुसलमान सुपरवाइजर दौरान ड्यूटी हिजाब पहनने पर मुअत्तल। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ लाखों मजदूरों की मुल्कगीर हड़ताल का आज दूसरा रोज। भारत की दर्जन भर मजदूर यूनियन मुल्कगीर हड़ताल का हिस्सा। कारकुनों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, कम अज कम उजरत में इजाफा समेत सरकारी बैंकों की निजकारी के अमल को रोकने का मुतालबा। रूस ने बेलारूस में फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन में अपना मिशन हर हाल में पूरा करेगा। सदर पुतिन यूक्रेन का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर। चीन के 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई में कोरोना वायरस दोबारा सर उठाने लगा। एक बार फिर कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका। फैलाव रोकने के लिए शहर के आधे हिस्से में सख्त लॉकडाउन। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक शख्स का इंतकाल। मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम हो गई। 432 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 27,046 टेस्ट किए गए। कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद सऊदी हुकूमत की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहनों में तौसीह। मजीद 20,000 नमाजियों की गुंजाइश पैदा हो गई। मस्जिद में अब 3,26,000 नमाजी इबादत कर सकेंगे। मैक्सिको में मुर्गों की लड़ाई में मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। 19 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर रेफरेंस पर समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जी नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। एजाज हुसैन, बताइएगा इस अहम मामले के हवाले से क्या पेशरफ्त है? कि दोपहर 1 बजे समाअत शुरू होगी और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान आज फिर अपने दलाइल जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने उनसे ये कहा था कि वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और उसके बाद वो अपोजिशन के जो वकला हैं उनको सुनेंगे। जो एडवोकेट अली ज़फ़र हैं, जो सेनेटर भी है, उनकी तरफ से ये कहना था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल देंगे और वो अटॉर्नी जनरल के बाद दलाइल देंगे। आज जो समाअत होगी वो इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है कि क्योंकि अब अदालत ने ये कह दिया है कि जुमेरात और जुमा जो है वो लाहौर में होगी। उस रोज़ बेंच ये दस्तयाब नहीं होगा, चीफ जस्टिस लाहौर में होंगे। तो देखना यह है कि 2 दिन है, 2 दिन में कितने वकला जो है वो दलाइल मुकम्मल करते हैं। आज तो इस बात का काफ़ी इम्कान है कि अटॉर्नी जनरल ही सिर्फ अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर सकेंगे। गो कि अदालत ने उनको 1 घंटे का वक्त दिया है, लेकिन जो अदालत की तरफ से सवालात किए जाते हैं फिर उसके जवाबात में भी वक्त लग जाता है। आज एक और मामले की भी समाअत होनी है जो कि सिंध हाउस पर हमले के हवाले से, सिंध हाउस पर जो एक कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उस हवाले से है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात को शामिल नहीं किया गया, जिस पर इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल से अदालत ने इस्तफ़सार किया था। उन्होंने बताया था कि 16 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था और वो 16 अफराद जो है वो ज़मानत पर रिहा किए गए हैं, क्योंकि उस वक्त जो FIR दर्ज की गई थी उसमें तमाम काबिल ज़मानत जो है वो दफ़ात शामिल की गई थी। लेकिन अब उनका ये कहना था कि एक जो इसमें दफ़ा शामिल है वो नाकाबिल ज़मानत है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की। और फिर उनकी तवज्जुह से पुलिस को कल ये हिदायत दी थी कि वो जो कार्रवाई कानून के मुताबिक करते हुए, यानी कि 16 अफराद को हिरासत में लेना है या क्या करना है, वो कानूनी कार्रवाई करते हुए आज वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। जहाँ तक अटॉर्नी जनरल का सवाल है, अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो हैं वो अब सिर्फ एक सवाल ऐसा है जिस पर बाकी वकला से भी ज़ाहिर अदालत ने दलाइल लेने हैं और अटॉर्नी जनरल का भी जो फोकस है वो यही है कि जो अरकान होते हैं उनको पार्टी राय के मुखालिफ वोट डालने की इजाज़त नहीं होती और अगर कोई ऐसा करता है तो वो ताहियात नाअहली होगी। उनका ये कहना है कि अगर किसी रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करना है तो उसका बेहतर तरीका यह है कि वो मुस्ताफ़ी हो और फिर वो ज़मीर की आवाज़ सुने। तो अब ये ही दलाइल जो है वो आज फिर देंगे और इस हवाले से वो मुख्तलिफ़ नज़ीरों का जो है वो हवाला देंगे। अब देखना है कि ये केस आज जो होता है इसमें अटॉर्नी जनरल के बाद कौन से वकील जो हैं वो अपने दलाइल देते हैं। जी अच्छा एजाज, हम देख रहे हैं कि हालिया तनाजुर में और जो हालिया सियासी मंजरनामा है उसके अंदर इस केस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इससे हटकर भी देखा जाए तो 63A की जो तशरीह है ये आने वाले दौर में भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के लिए एक लैंडमार्क साबित हो सकता है। तो इस केस के नतीजे के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कब तक हमें इसका नतीजा जो है वो हमारे सामने आ सकता है? ये सवाल अदालत में बार बार उठा है कि ये कल भी उठा जब अटॉर्नी जनरल से अदालत ने सवाल किया कि आप इस रेफरेंस के ज़रिए अभी जो हालिया मामला उठा है उसमें रिलीफ लेना चाहते हैं या इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं या असरात जो हैं वो आप आइंदा के लिए भी चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी इस चीज़ को वाज़ेह किया था कि आइंदा के लिए भी है और मौजूदा हालात के भी लिए है। अदालत को ताहम उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जो रेफरेंस की कार्रवाई चल रही है, अगर अदालत को समाअत में वक्त भी लगता है तो उसकी वजह से जो पार्लियामेंट में एक कार्रवाई होनी है या हो रही है वो उसमें ताख़ीर नहीं होगी, यानी इसको सबब नहीं बनाया जाएगा कि इसकी वजह से उस जो कार्रवाई है अदम तमाद की उसमें ताख़ीर की जाए। तो ये तो सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह है। लिहाजा जो भी एक रेफरेंस जो होता है वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत होता है और इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का ये मुराद है कि वो जो है वो राय देती है और राय जो है वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पे, लेकिन रिवायत यही रही है कि रेफरेंस के दौरान, रेफरेंस के बाद जो एक राय दी जाती है उसको हुकूमतें या उस वक्त की जो भी हुकाम होते हैं वो अपने ऊपर बाइंडिंग समझते हैं। और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बारहा अदालत से कहा है कि जो भी रेफरेंस में 4 सवालात पूछे गए हैं उस हवाले से अदालत जो भी राय देगी उस पर मिनो अमल दरामद किया जाएगा। तो लिहाजा ये एक प्रेसिडेंट बनेगी आइंदा के लिए भी और मौजूदा हालात जो हैं उस हवाले से भी। ज़ाहिर अगर मौजूदा हालात पर ये चीज़ लागू होगी तो उसका ज़ाहिर असरात आइंदे के लिए भी होंगे। जी
जी बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन आपका। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए दायर रेफरेंस पर समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। फिलवक्त आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि चीन के वजीर ख़ारजा वांग जी की खुसूसी दावत पर वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के तीसरे इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा अपने 3 रोज़ा दौरे में अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के तीसरे इजलास और ट्राइका प्लस इजलास में शरीक होंगे और अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें बरूए कार लाने के हवाले से शुरा को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खारजा चीन, रूस और ईरान के वज़ीर खारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। चीन में बहुत सी अहम मीटिंग्स जो हैं वो होंगी, जिसमें कि अफ़गानिस्तान के जितने हमसाय ममालिक हैं, जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव था प्लेटफॉर्म ऑफ द नेबर्स, उसका तीसरा इजलास होने चला है। हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, वहाँ के अमन, इस्तेहकाम, उनकी इकनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पर तबादला ख्याल होगा और मुझे उम्मीद है कि ये सैर हासिल रहेगी। इसके साथ साथ हमने ये भी फ़ैसला किया कि क्योंकि वहाँ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, चीन तो मेज़बान है और मैं भी होऊंगा, तो हम अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की एक ट्रायलैटरल मीटिंग भी कर लें, तो उसका इजलास भी जो है वो होगा। अफगानिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा तीसरा इजलास 30 मार्च से चीन के सूबा अनहोई के ज़िला तोनशी में मुनक्किद होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग विनबिन ने ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि इजलास की सदारत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उनके नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि ये इजलास अफगानिस्तान के मसले पर हमसाय ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में मुआविन साबित होगा, जबकि इजलास में अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और अफगान अवाम की मदद पर बातचीत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात ने हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन मंसूबा करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि पाकिस्तान माहौल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में दुनिया में होने वाली कोशिशों में एक कायदाना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्हें अपनी टीम पर फ़ख्र है। हम तारीख के इस अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें फौरी इक़दामात करने हैं और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान इस अहम महाज पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात का कहना है कि 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे का जहां आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी, जंगलात की बहाली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है, वहाँ वो आवाम को रोज़गार की फराहमी का भी बायस बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 31 मार्च से बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज रात 12 के बाद कोई उम्मीदवार अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। बसूरत दीगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 182 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 18 अजला में मैदान सज गया है। जिला औरंगज़ई में तारीख में पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात होंगे। देखते हैं इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की ये रिपोर्ट। जिला औरंगज़ई की तारीख में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात 31 मार्च को होंगे। यहाँ के अवाम इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली के अमल से बेहद खुश हैं और इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बेचैन हैं। यही वजह है कि जिला औरंगज़ई में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। औरंगज़ई की 2 तहसीलों में चेयरमैनशिप के लिए 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल में 860 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कबायली रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए जिरगों का अमल भी जारी है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अवामी राबता मुहिम को तेज किए हुए हैं। जहां चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद हैं, वहां विलेज नेबरहुड काउंसिल्स के उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत के लिए कोशां हैं। अवाम किसका साथ देते हैं, इसके लिए 31 मार्च का शिद्दत से इंतजार है।
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کے LNG ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے ریفرنس کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلا کی دیگر کیسز میں مصروفیات کے باعث عدالتی کارروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 5 اپریل تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر شاہد خاقان عباسی کے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ نیب گواہ کے بیان پر جرح کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کاف لیگ نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے۔ کہا تھا کہ ہم ان کو سرپرائز کریں گے، تو یہ ان کو بھرپور طریقے سے ہم نے جو ہے وہ سرپرائز کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو آنے والے دن ہے اس میں مزید سرپرائز ملے گی۔ عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوگی، بری طریقے سے ناکام ہوگی۔ جنہوں نے مٹھائیاں کھائی ہیں ان کی جو ہے وہ مٹھائیاں واپس کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اتحادیوں کو بڑے اچھے طریقے سے ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو چور نہیں چلا سکتے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہو دونوں ہاتھوں سے، اور وہ بلیک میل کر کے ضمیر فروشی کر کے عدم اعتماد لا کر کامیاب کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کریں گے، آئندہ 5 سال بھی جو ہے وہ وزیر اعظم رہیں گے، اور ابھی ان کو مزید سرپرائزز ملیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنے پر وہ وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ بطور اتحادی وزیر اعظم کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ وہ اتحادی کی حیثیت سے مل کر عوام کی خدمت کریں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ سوائے بیرونی طاقتوں کے سازشی مہروں کے مریم نواز اور PDM کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ ملکی مفاد پر ہمیشہ ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والے ہیں۔ مریم صفدر کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ تینوں چوروں کا انجام قریب آ پہنچا ہے۔ وقت بتائے گا کہ اکثریت کس کے پاس ہے اور کون کس کے ساتھ ہے۔ چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ PDM کا جلسہ PTI کے جلسے کے مقابلے میں صفر تھا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ مریم صفدر ضرورت سے زیادہ بھوکلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ کپتان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون کس ٹائم کہاں بہتر پرفارمنس دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہر سازش کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو بتایا تھا کہ لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا کس کس ملک دشمن کو ملتا ہے۔ حکومتی وفد کے اتحادیوں کے ساتھ رابطے جاری۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں حکومتی وفد نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ حکومتی وفد میں پرویز خٹک، اسد عمر، علی زیدی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل شامل تھے۔ MQM کی جانب سے خالد مقبول صدیقی، بیرسٹر فروغ نسیم، امین الحق، خواجہ اظہار الحسن، عامر خان، وسیم اختر، جاوید حنیف اور صادق افتخار ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتنا عرصہ اکٹھے چلتے آئے ہیں، آئندہ بھی ساتھ چلیں گے۔ MQM ہماری حلیف ہے، مل کر چلنے میں دونوں کے لیے بہتری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے بھی حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سندھ سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی کے ورکرز نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں شرکا نے وزیر اعظم کو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماع کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے شرکا کو اپنے حلقوں میں پارٹی کو منظم کرنے اور منتخب نمائندوں کو عوامی فلاحی منصوبوں پر پیش رفت مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات کرنے والوں میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی، اراکین صوبائی اسمبلی سندھ حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان، سعید آفریدی، جمال صدیقی، رابستان خان، شاہ نواز جدون، علی عزیز، شہزاد قریشی، پارٹی اراکین ڈاکٹر سیما ضیاء، عدنان اسماعیل، محسن گھمن،
ملک عارف عدنان، راجیش کمار، مہیش کمار، رامیش کمار اور امین محمد شامل تھے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی اور پارٹی ارکان نے بھی اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ شرکاء نے وزیر اعظم کو عوامی اجتماع کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ملتان میں جاری ترقیاتی منصوبوں، جنوبی پنجاب پیکیج اور نیا پاکستان صحت کارڈ کی عوامی پذیرائی سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے عوامی فلاح کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل اور پارٹی تنظیم کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ملاقات میں اراکین صوبائی اسمبلی ندیم قریشی، جاوید اختر انصاری اور رکن تحریک انصاف ملک عدنان ڈوگر شریک تھے۔ قومی اسمبلی میں نئے صوبے سے متعلق آئینی ترمیم جبکہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں ہوا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے عدم اعتماد کی تحریک ایوان میں پیش کی، جس کے حق میں 161 ارکان نے ووٹ دیا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایوان کو بتایا کہ تحریک پر بحث کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ زین قریشی نے جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم ایوان میں پیش کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کی سپہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے۔ قاف لیگ کے بعد دیگر اتحادی جماعتوں سے بھی معاملات طے پا رہے ہیں، جبکہ منحرف اراکین بھی رابطے میں ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش اور اس کے پاکستانی کردار ناکام ہوں گے۔ انشاءاللہ فتح پاکستان اور عمران خان کی ہوگی۔ اراکین قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اقتدار نہیں، اقدار کی سیاست کرتے ہیں۔ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیت حق کی ہوگی۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تحریک پیش کی اپوزیشن نے، جو ناکام ہوتی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پوری قوم کو کانفیڈنس پہ لیا اور ان کو بتایا کہ ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، کچھ قوتوں کو اندر سے آستین کے سانپ پاکستان کے اندر جو ہے ان کے ساتھ ملے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جس طرح سے غیر ملکی سازش کا یہاں پر بتایا، اور ایسے لیڈر کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جہاد ہے، ایسے لیڈر کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا فرض ہے۔ ہمارا تو کلیئر فیصلہ ہے، کھڑے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے۔ پاکستان کی آزاد خود مختار جو خارجہ پالیسی ہے، اس کو اگر لنک کیا گیا ہے کسی طرح بھی عدم اعتماد ساتھ، تو یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے۔ خان صاحب پہلے بھی سچے تھے، خان صاحب پہلے بھی صاف ستھرے تھے، اور خان صاحب پہلے بھی ملک کے لیے جو ان کی جذبات ہے، وہ شاید ہی میں نے قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر دیکھا ہو۔ وزیر اعظم جو عمران خان ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیفیٹ کریں گے اور یہ ناکام ہوگی، اور عمران خان کو پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی ہوپ ہے۔ خبر شامل کریں گے شمالی وزیرستان سے، جہاں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن ہوا اور جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر 27 اور 28 مارچ کی درمیانی شب شمالی وزیرستان کے علاقے جھلار فورٹ پہ آپریشن کیا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں ایک کی شناخت زرساد کے نام سے ہوئی، جبکہ دیگر کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ مارے جانے والے دہشت گردوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث افراد شامل تھے۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی تائید و حمایت جاری رکھی جائے گی۔ کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی حکومت کے ظالمانہ حربوں نے کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی گرفتاریاں اور جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں سے غیر انسانی سلوک عالمی برادری کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ نظر بند رہنماؤں کے اہل خانہ نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی حالت زار کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں بھارتی جیلوں کے دورے پر بھیجے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بڈگام کے علاقے سونری گنج میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فورسز کی طرف سے نہتے کشمیریوں کے وحشیانہ قتل عام، جبری گرفتاریوں، جعلی مقابلوں اور مکانوں کی تباہی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ کشمیری عالم دین مولوی فاروق نے راجوری میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں متنازع فلم کشمیر فائلز پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے ہزاروں کشمیری مسلمانوں کو قتل، خواتین کو بیوہ اور گھروں کو تباہ کیا ہے، تاہم بھارتی فلم سازوں نے کشمیری مسلمانوں کے دکھ درد کا کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔
नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हो गया है। बाज़ मुस्लिम तालिबात को जो हिजाब पहनकर इम्तिहान में शिरकत की ख्वाहिशमंद थी, शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। बहालत मजबूरी बाज़ मुस्लिम तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहान दिया, जबकि बाज़ तालिबात ने इम्तिहान का बायकॉट किया। बेंगलोर में इम्तिहानी मरकज की एक मुस्लिम सुपरवाइजर को ड्यूटी पर हिजाब पहनने पर मुअत्तल कर दिया गया। नूर फातिमा राजाजी नगर में 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की निगरानी के दौरान स्कार्फ पहने हुए थीं, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। भारत में हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ और सनती मजदूरों, मुलाजमीन और किसानों के हकूक की हिमायत में लाखों मजदूरों की मुल्क-गिर हड़ताल का आज दूसरा रोज है। भारत की दर्जन भर मजदूर तंजीमें मुल्क गिर हड़ताल का हिस्सा हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत गैर मुनज़्ज़म शोबों में कारकुनों को आलमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अपने फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत कम अज़ कम उजरत में इजाफा करे और सरकारी बैंकों की निजकारी के अमल को रोके। हड़ताल करने वाले मजदूर हुकूमत से रियासती असासों की निजकारी के मंसूबों को तर्क करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की फौज ने कीव के नवाह में वाक़े अहम कस्बे ऑरपीन पर दोबारा कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के वफूद तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल पहुंचे हैं, जहां उनके दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे के दौरान ये इनके दरमियान होने वाले पहले बराह रास्त मुज़ाकरात हैं। यूक्रेन ने कहा है कि आज होने वाले मुज़ाकरात में इसकी अवलीन तरजीह फायरबंदी होगी। तहम दोनों मुल्कों ने कहा है कि इन मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त के इम्कानात कम हैं। उधर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनका ये बयान कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इक़्तिदार में नहीं रहना चाहते, इनके ज़ाती गुस्से का नतीजा था, ताहम ये अमेरिका की सरकारी पॉलिसी नहीं है। तालिबान हुकूमत ने अपने एक हुक्मनामे में सरकारी मुलाजमीन को दाढ़ी रखने और ड्रेस कोड की लाजमी पाबंदी की हिदायत करते हुए खबरदार किया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। सरकारी मुलाजमीन को अव्वल वक्त में नमाज की अदायगी और दाढ़ी न मुंडवाने के हुक्म के साथ साथ ये भी हिदायत की गई है कि वो मकामी लिबास पहने, जिसमें कमीज, शलवार और सर पर टोपी या पगड़ी शामिल हो। और यहाँ आपको बताएं कि चीन के 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर शंघाई में कोरोना वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने के लिए शहर के आधे हिस्से में सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शहर के निसफ हिस्से में लॉकडाउन की वजह यह बताई गई है कि इस तरह शहरियों के वसी पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। ये चीनी मेट्रोपॉलिटन शहर हालिया हफ्तों में एक बार फिर कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। गुज़िश्ता रोज शंघाई में कोविड-19 के मजीद 3,500 नए केसेस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 27,040 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 269 मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए मरीजों की शरह 0.99% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जिसके बाद वायरस से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 30,347 हो गई है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि हुकूमत टीबी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम सबको मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में टीबी के खात्मे के लिए मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि दुनिया से हमने वादा कर रखा है कि 2030 तक इस बीमारी से जान छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टीबी से पाक करने के लिए मौसर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पोलियो के केसेस भी कम हो रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 1700 से ज़ायद इलाज के मराकज़ कायम हैं, जहां पर टीबी का मुफ्त इलाज होता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पूरी कौम की कोशिशों के बायस इस बीमारी पर भी काबू पाया जा सकता है। हुकूमत मुल्क भर में टीबी के रजिस्टर्ड मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम कर रही है। रुख करेंगे कोयटा का, जहां वजीर सेहत बलूचिस्तान सैयद एहसान शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अस्पतालों में तमाम सर्विसेज की फौरी बहाली के हवाले से मौसर इक़दामात जारी रखने का फैसला किया गया। इन इक़दामात में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मौजूदगी, ज़रूरी आलात और मशीनरी और अद्वियात की दस्तयाबी समेत दीगर सहूलतें शामिल हैं। इजलास में हस्पताल की मौजूदा सूरत हाल और सर्विसेज की बहाली के इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि आवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत की सहूलतों के हवाले से अवामी शिकायत का इजाला किया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में कटे होंठ और तालू के मरीजों के लिए एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स ने मरीजों को मुफ्त ऑपरेशन और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की। तफसील अब्बास अली आरफी की इस रिपोर्ट में जानिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी पाकपतन और निजी फलाही तंजीम के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कटे होंठ और तालू के मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक रोजा मेडिकल कैंप लगाया गया। 30 के लगभग बच्चों को हमने रजिस्टर किया और 20 के करीब लगभग बच्चों के ऑपरेट जो किए हुए थे वो पहले पाकपतन शरीफ के जो थे। मेडिकल कैंप मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हमारे बच्चे का होंठ तालू पहले से पैदाइशी कटा हुआ है, उधर साथ गए थे, उनका ट्रीटमेंट मुफ्त हुआ है। मेरे भाई का जो बचपन से यानी गला जो ख़राब था और इन डॉक्टरों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। कटे होंठों पर मुस्कुराहट लाना नेकी भी है और सदका जारिया भी। अब्बास अली आरफी, पीटीवी न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत जिला लोहदरा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 50,000 रुपए से कम आमदनी वाले 70,000 अफराद को आटा, दाल, घी और पकाने के तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1,000 रुपए की रियायत दी जा रही है। तफसील आपको बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। पंजाब भर की तरह जिला उकाड़ा में वजीर आजम के एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को आटा, दाल, घी और पकाने के तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1,000 रुपए की रियायत दी जा रही है। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत उकाड़ा और इसकी तीनों तहसीलों में 90 यूटिलिटी स्टोर्स पर हर माह 1,24,000 अफराद को घी, दालों, आटे और ऑयल की खरीदारी पर 1,000 रुपए की रियायत दी जा रही है। लोग हमारे पास सामान की खरीदारी करने आ रहे हैं और जो लोग हमारे पास 5,000 की खरीदारी करते हैं उनको 1,000 रुपया रियायत दी जाती है और ये जो सब्सिडी है वो घी, दालें, चावल, आटा पर मुयस्सर है। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ जिला भर के 4,168 करियाना मर्चेंट्स को भी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। जी सौदा लिया सानू 1,000 रुपया रियायत होया जी, वजीर आजम का शुक्रिया। महीने का मैं राशन लिया है, वजीर आजम का शुक्रिया अदा करने जिन्हें ना 1,000 रुपये का ना विचों घट किया है। जिला उकाड़ा में इस वक्त 203 करियाना मर्चेंट्स एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत 1,000 रुपए की रियायत दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ खानदान जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है हर माह 4 ग्रोसरी आइटम्स, आटा, घी, ऑयल और दालों की खरीदारी पर 1,000 रुपए की रियायत के हकदार हैं। मोहम्मद अशरफ, पीटीवी न्यूज, रिनाला उकाड़ा। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत जिला ओकाड़ा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 50,000 रुपए से कम आमदनी वाले 1,24,000 अफराद को आटा, दाल, घी और पकाने के तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1,000 रुपए की रियायत दी जा रही है। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। किसानों ने दुआए खैर करते हुए ढोल की थाप पर गंदम की कटाई शुरू कर दी है। इसी हवाले से नाज़रीन एक खबर शामिल करेंगे मैक्सिको से, और मैक्सिको से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मैक्सिको में मुर्गों की लड़ाई का मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के दौरान मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 19 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। ताहाल हमले की वजह का तयन नहीं हो सका है और किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम इस इलाके में मुनशियात के स्मगलर्स के दरमियान गैंग वार होती रहती है। गुज़श्ता माह में इसी इलाके में गैंग वार के दौरान 17 अफराद मुखालिफ ग्रुप के हमले में मारे गए थे। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद सऊदी हुकूमत ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहनों में तोसी कर दी है, जिससे मजीद 20,000 नमाजियों की गुंजाइश पैदा हो गई है। इस तरह मस्जिद में अब 3,26,000 नमाजी इबादत कर सकेंगे। इस हवाले से गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबवी का दौरा किया और नए मगरबी सहनों का मुआयना किया। गवर्नर मदीना इंतजामी उमूर के अहदेदारों को ताकीद की है कि रमज़ान के दौरान ज़ायरीन को आला और मयारी खिदमात फराहम की जाएँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत की रियासत तमिलनाडु की कच्ची आबादी में रहने वाले 29 साला नौजवान का ख्वाब था कि वो बाइक खरीदे और इसकी कीमत 2,60,000 रुपए थी, जिसे खरीदना नौजवान के लिए आसान नहीं था। इसके लिए उसने 3 साल तक पाई जोड़ी और फिर रुपए लेकर शोरूम पहुंचा, लेकिन जिस तरह से उसने बाइक खरीदी वो अखबारों की सुर्खी बन गई है। दरअसल नौजवान ने 1-1 रुपए के सिक्के जमा किए थे। सिक्कों का ढेर लेकर वो शोरूम पहुंचे तो मैनेजर ने पहले तो बाइक फरोख्त करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाइक खरीदने का जुनून देखकर उन्होंने बाइक देने का फैसला भी कर लिया। फिर शोरूम के 5 मुलाजमों ने सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। सिक्के गिनने में
10 घंटे लग गए और फिर नौजवान को अपनी पसंदीदा बाइक मिल गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑस्कर 2022 की तकरीब में कॉमेडियन क्रिस रॉक को सबके सामने थप्पड़ मारने के बाद विल स्मिथ ने अब मुआफी मांग ली है। विल स्मिथ ने अवामी तौर पर मुआफी मांगते हुए इतराफ किया कि वो गलत थे। विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड पेश करने वाले क्रिस रॉक को तकरीब में थप्पड़ मारने पर मुआफी मांगते हुए कहा कि उनका रवैया नाकाबिले कबूल और नाकाबिले मुआफी था। मैं खुद पर किए गए किसी भी लतीफ़े को कबूल करता हूं, लेकिन मेरी अहलिया की तिब्बी हालत पर होने वाला मजाक मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। बकिया खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. मौसम के हवाले से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलू रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, खिता पोठुहार, बालाई पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने के अलावा तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश रहा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद 46, सकरन दादू 45, मोइंजदाड़ो, पड़ीदन और मिठी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ का पहला मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 3 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। नाज़रीन, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम एक बार फिर कौमी टीम के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में वनडे मैच खेलेगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने आईं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 3 और पाकिस्तान 2 बार कामयाब हुआ है। सीरीज में 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 104 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिनमें 68 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और 32 मैचेस में पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की है, जबकि 1 मैच टाई और 3 मैच बगैर किसी नतीजे के रहे। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी बार पाकिस्तान में वनडे मैच 1998 में लाहौर में खेला गया था। 24 साल बाद एक बार लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से यह सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान में अब तक 11 मैच खेले हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 6 और पाकिस्तान ने 4 जीते हैं और 1 मैच बगैर नतीजे के रहा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से कबल ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए प्लेयर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच आज लाहौर में खेला जा रहा है। मुकाबला दिन 3 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। मौज़मुद्दीन ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी मौज़म, आगाह कीजिएगा इस मैच के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पहला वनडे मैच खेलेगी। 24 साल पहले इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में मैच वनडे आखिरी यहां पे खेला था और अब 24 साल बाद वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम से वो सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सिलसिला अब जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने अब तक 104 वनडे मैचेस खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 68 और पाकिस्तान ने 32 जीते हैं, 1 टाई और 3 बगैर किसी नतीजे के। तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर वनडे मैचेस में जो पलड़ा है वो भारी है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 11 मैचेस हुए हैं, 4 पाकिस्तान 6 ऑस्ट्रेलिया, 1 बराबर हुआ। और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 5 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, 2 बार पाकिस्तान और 3 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो यकीनन इस कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी है। 3 बार वो जीते हैं, 2 बार हम जीते हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है, टीम बदल चुकी है। बाबर आजम की कप्तानी में टीम बहुत अच्छा खेल रही है और आज बाबर आजम एक बार कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार क्या कहते हैं मैच खेलेंगे वनडे का। और यकीनन शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम अभी से कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, हालांकि अब काफ़ी टाइम है मैच शुरू होने में और अभी एंट्री भी शुरू नहीं हुई, लेकिन शायकीन का यही कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को खेलता देखना चाहते हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी टीम पाकिस्तान में आई है। उनका यही कहना है कि हमारे मैदान यूं ही आबाद रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद अब बाकी टीमें भी पाकिस्तान आना शुरू कर देंगी। कल हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम का भी ऐलान हुआ है कि वो 3 मैचेस खेलने के लिए वनडे अब रावलपिंडी आ रही है। तो यकीनन पाकिस्तानी शायकीन बहुत खुश हैं कि अब पाकिस्तान में ये रौनकें वापस आ चुकी हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में वनडे मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज़ है। सीरीज़ टेस्ट की हम हार चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम पुरज़म है कि वनडे सीरीज़ वो जीतेंगे और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देंगे। जी, और खेल से फिल वक्त इतना ही, लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।